हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि है मल्टीपल सबस्ट्रेट रिएक्शंस। आप लोगों ने सुन रखा होगा कि ये पिंग पोंग रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल टॉपिक, जिसका नाम है मल्टीपल सबस्ट्रेट रिएक्शंस। मल्टीपल सबस्ट्रेट रिएक्शंस। देखिए, नाम से स्पष्ट हो गया कि ये मल्टीपल सबस्ट्रेट रिएक्शंस है। आपको जान के हैरानी होगी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स में मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स एक से ज्यादा सबस्ट्रेट यूज करते हैं। यदि हम बात करें पर्टिकुलरली, तो ऑन एन एवरेज 2/3 ऑफ एंजाइम्स यूज मोर देन वन सबस्ट्रेट्स। इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादातर रिएक्शंस जो होती हैं वो मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शंस ही होती हैं। अब ये जो मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शन है, तो ऐसे मान लीजिए कि कोई सबस्ट्रेट 1 है, कोई सबस्ट्रेट 2 है, और कोई एक एंजाइम है। इसने क्या किया, प्रोडक्ट 1 बनाया और प्रोडक्ट 2 बनाया। ये है मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शंस, जहां दो सबस्ट्रेट्स हैं, वो मिलकर के दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। 3 सबस्ट्रेट होते तो 3 प्रोडक्ट्स बनते। ज्यादातर में 2 सबस्ट्रेट ही होते हैं, कभी कभी 3 सबस्ट्रेट्स भी एक साथ हो सकते हैं। तो ये जो मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शंस हम बात करने जा रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनके अंदर एक से ज्यादा सबस्ट्रेट होंगे तो प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा होंगे। अब है ना, हम इन रिएक्शंस को दो टाइप्स में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहला टाइप है मल्टीपल सबस्ट्रेट रिएक्शंस का, इसे कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शंस या सीक्वेंशियल मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शन। अपन सिंपल लिख लेते हैं सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल रिएक्शंस ले लेते हैं, चलो सीक्वेंशियल रिएक्शंस। और जो दूसरा टाइप है, इस दूसरे टाइप को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और इन्हीं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम है पिंग पोंग रिएक्शंस। बहुत इजी है, इतना इजी है एकदम से याद हो जाएगा। पिंग पोंग रिएक्शन आप देख लीजिए आराम से। अब अपन एक एक करके इनकी बात करें, तो पहले अपन डिस्कस करेंगे सीक्वेंशियल मल्टीपल सबस्ट्रेट रिएक्शन के बारे में। सीक्वेंशियल मल्टीपल सबस्ट्रेट रिएक्शंस। देखो, इनको सीक्वेंशियल क्यों कहा है वो अपन समझ लेते हैं। सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि सबस्ट्रेट का जुड़ना और प्रोडक्ट का रिलीज होना दोनों का एक सीक्वेंस है। कैसे? जैसे हमको यहां ये तो पता ही है कि यहां एक से ज्यादा सबस्ट्रेट है, तो इसमें क्या होता है कि ऑल सबस्ट्रेट्स bind to enzyme and then only products release। यानी जितने भी सबस्ट्रेट हैं, एक है तो मतलब दो है तो दो, तीन है तो तीन, पहले सारे सबस्ट्रेट जुड़ेंगे, और जब सारे सबस्ट्रेट जुड़ जाएंगे उसके बाद ही प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे। तो इसीलिए इसको सीक्वेंशियल बोलते हैं। यानी कि बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिलीजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स अकर इन ए सीक्वेंशियल मैनर। अब
जो डबल डिस्प्लेसमेंट वाली या पिंग पोंग वाली है, उसमें क्या होता है, एक सबस्ट्रेट जुड़ा, उसका प्रोडक्ट निकला, फिर दूसरा सबस्ट्रेट जुड़ा, उसका प्रोडक्ट निकला, मतलब वहां कोई सीक्वेंस नहीं है, इसलिए ये सीक्वेंशियल की कैटेगरी में आती है। अब जो सीक्वेंशियल है सॉरी, इस सीक्वेंशियल की खास बात क्या होगी, जैसे हमने क्या लिखा है यहां पे, हमने लिखा है कि यहां पहले जितने सबस्ट्रेट होते हैं वो एंजाइम से जुड़ते हैं। तो जैसे मान लो कि ये एंजाइम है, दो सबस्ट्रेट है तो S1 S2 हो गया, तीन है तो S3 भी हो जाएगा। इसलिए इस सीक्वेंशियल सबस्ट्रेट रिएक्शन की सबसे खास बात क्या है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट फॉर्म्ड। और ये बात ना इसका की फीचर है, की फीचर ऑफ दीज रिएक्शंस, समझ गए। जैसे अपन नॉर्मल रिएक्शंस पढ़ते हैं ना, तो नॉर्मल रिएक्शंस में क्या होता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स का सबस्ट्रेट बनता है, वहां एक एंजाइम है एक सबस्ट्रेट है तो बाइनरी कॉम्प्लेक्स हो गया, यहां एक एंजाइम है दो सबस्ट्रेट है तो ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स हो गया, इनमें टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है। और जो पिंग पोंग रिएक्शंस होती है उनमें सबस्ट्रेट जुड़ता है, प्रोडक्ट निकल जाता है, फिर दूसरा सबस्ट्रेट आता है, तो वहां टर्नरी कभी नहीं बनता है। चलिए अपन बात करेंगे ये सारी की सारी। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, सीक्वेंशियल के अंदर प्रोडक्ट का निकलना और सबस्ट्रेट का जुड़ना एक सीक्वेंस में होता है, पहले जितने भी सबस्ट्रेट है सारे जुड़ जाते हैं, फिर एक एक करके प्रोडक्ट निकलता है। यहां पर जितने सबस्ट्रेट है वो सारे एंजाइम से जब जुड़ेंगे तो एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के अंदर किसी में क्वाटरनरी भी हो सकता है, तीन सबस्ट्रेट एक एंजाइम वाली में। अब इस रिएक्शन को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये रिएक्शन जो है इसके खुद के दो टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल मल्टीपल सबस्ट्रेट रिएक्शंस। पहला पहला टाइप है, इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड सीक्वेंशियल मल्टीपल सबस्ट्रेट रिएक्शंस। ऑर्डर्ड में है ये। अब इस ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि जब किसी रिएक्शन में कोई सबस्ट्रेट पहले जुड़ता है तो वो कितनी भी बार चले वो रिएक्शन हमेशा वही सबस्ट्रेट पहले जुड़ेगा, चाहे वो रिएक्शन आपकी बॉडी में चले, चाहे मेरी बॉडी में चले, या अपनी किसी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में चले, कहीं पर भी चला लो, उसमें सबस्ट्रेट के जुड़ने का सीक्वेंस और प्रोडक्ट्स के रिलीज होने का सीक्वेंस है वो हमेशा एक ऑर्डर के अंदर रहता है। मैं भी आपको एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। तो उसको अपन कहते हैं ऑर्डर्ड। यानी कि इसके अंदर मेन पॉइंट क्या हो गया अपना, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट्स एंड releasing of products occur in an order। एक ऑर्डर के अंदर है, वो हमेशा होता है इसके अंदर। इस में एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल है इसके अंदर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। देखो ये तो हो गया एंजाइम, अपने को क्या क्या चाहिए यहां पे वो भी अपने रिक्वायरमेंट यहीं से समझ लेते हैं। ये तो हो गया एंजाइम। अब इस एंजाइम के दो सबस्ट्रेट्स हैं, एक सबस्ट्रेट तो है NADH, आप इसको चाहो तो सबस्ट्रेट 1 बोल दो, S1 का मतलब सबस्ट्रेट 1, और वैसे ये को एंजाइम है ही,
तो आप चाहो तो इसको कोएंजाइम बोल दो, या आप जो है वो इसको सबस्ट्रेट 1 बोल दो। अब इसका दूसरा जो सबस्ट्रेट है वो लेना है पाइरुवेट। पाइरुवेट पाइरुवेट को आप बोल दीजिए सबस्ट्रेट 2। तो ये चीज समझ में आई अपने को, और ऑर्डर्ड को हमने ऑर्डर्ड क्यों कहा वो समझ में आया। अब देखो ये रिएक्शन कैसे चलती है। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये है E फॉर एंजाइम, ठीक है। इस एंजाइम के साथ में ऑलवेज एंड ऑलवेज जब कभी भी ये रिएक्शन चलेगी तो पहले NADH ही आकर के जुड़ेगा, ठीक। अब NADH आके जैसे ही जुड़ा तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बन गया एंजाइम NADH कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में इससे जुड़ता है इसका दूसरा सबस्ट्रेट दैट इज पाइरुवेट। जब पाइरुवेट जुड़ता है तो एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें पाइरुवेट होगा, NADH होगा और इसके साथ साथ एंजाइम होगा, ठीक। तो ये बन गया अपना टर्नरी कॉम्प्लेक्स काम का, टर्नरी कॉम्प्लेक्स। अब यहां पे क्या होने वाला है वो आप समझो। हमारा जो मतलब रिएक्शन का टाइप चल रहा है वो चल रहा है सीक्वेंशियल, और सीक्वेंशियल में क्या होता है कि सारे प्रोडक्ट्स पहले जुड़ जाते हैं, और उसमें भी ऑर्डर्ड, यानी कि हमेशा NADH पहले जुड़ेगा, पाइरुवेट बाद में जुड़ेगा और एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब इस टर्नरी कॉम्प्लेक्स की खास बात क्या है कि इसमें से पहले जो पाइरुवेट है वो लैक्टेट में कन्वर्ट होके निकल जाएगा। ये लैक्टेट में निकल गया। जब लैक्टेट निकल जाता है तो पीछे क्या बचा, पीछे बचा एंजाइम, और एंजाइम के साथ में अब NADH है वो NAD+ बन गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल गए जो रिड्यूस करने के लिए लग गए। और जब अगले स्टेप के अंदर NAD+ भी निकल जाएगा तो यहां पे बचेगा एंजाइम अकेला, और वो एंजाइम है वो ये रहा। बिना किसी मॉडिफिकेशन के एंजाइम वापस अपनी उसी फॉर्म के अंदर आ गया है। इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड सीक्वेंशियल मल्टीपल सबस्ट्रेट रिएक्शन। बताओ ये चीज समझ में आई आपको। एंजाइम के साथ हमेशा पहले यही जुड़ता है, उसके बाद में पाइरुवेट जुड़ता है, उसके बाद प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट जो है वो लैक्टेट निकलेगा, NAD+ है वो बाद में निकलेगा। तो मैं आपको समझाने के पर्पज से एक बार यहां ऐसे लिख देता हूं, जो NAD है वो सबस्ट्रेट 1 है, पाइरुवेट है वो सबस्ट्रेट 2 है, लैक्टेट है वो प्रोडक्ट 1 है, और NAD+ है वो प्रोडक्ट 2 है। आई मेरी बात समझ में। अब आपको एक चीज और बताता हूं, ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया ना, ये रिप्रेजेंट करने का क्रेडिट जाता है एक साइंटिस्ट को। इसे अपन बोलते हैं W वलास क्लीलैंड मॉडल। मतलब ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको डेवलप किया कि इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, तो इसको अपन क्लीलैंड मॉडल भी बोलेंगे आगे से। इस रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा डाउट जो है वो क्लियर कर देता हूं अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो, और डाउट क्या है वो बड़ा सिंपल सा है। आप कैसे याद रखोगे कि कौन सी मल्टीपल सबस्ट्रेट रिएक्शन कौन से टाइप की होती है और उसमें पहले कौन जुड़ेगा पहले कौन निकलेगा। तो भाई इस चीज का बर्डन लेना ही मत, क्योंकि ये हर रिएक्शन के लिए अपना स्पेसिफिक होता है। इसलिए आप कितने रिएक्शन को रटोगे, बेसिक मतलब समझ में आ गया। एक रिएक्शन जो मैंने एग्जांपल के साथ बता दी आप उतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। हर एक एंजाइम है उसका अपना तरीका है कि पहले वो कौन से सबस्ट्रेट से जुड़ेगा, बाद में कौन से जुड़ेगा, पहला कौन सा प्रोडक्ट निकालेगा। तो आप इस चीज में ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है। समझ में आया। इस रिएक्शन के लिए तो मैं लिख देता हूं
for this reaction, NADH always binds first, हमेशा पहले ये बाइंड होता है, उसके बाद में पायरुवेट ऑलवेज बाइंड सेकेंड, फिर उसके बाद में लैक्टेट ऑलवेज रिलीज्ड फर्स्ट, और उसके बाद में NAD प्लस ऑलवेज रिलीज्ड सेकेंड। ठीक है, तो जो को फैक्टर है वही पहले बाइंड होगा और वो बाद में निकलेगा, ये बस याद करना पड़ेगा। तो हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंशियल मल्टीपल सबस्ट्रेट रिएक्शन, और उसमें पहला टाइप है ऑर्डर्ड का। अब दूसरा टाइप बताता हूं मैं, ये तो हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप है, इसे कहते हैं रैंडम सीक्वेंशियल मल्टीपल सबस्ट्रेट रिएक्शन। अब इसका क्या मीनिंग है? पहली बात, इसको रैंडम क्यों कहा, और उससे भी पहले ये सीक्वेंशियल क्यों है? क्योंकि इसमें सारे सबस्ट्रेट जो जुड़ने होते हैं वो पहले जुड़ते हैं, इसलिए ये सीक्वेंशियल है। रैंडम इसलिए है कि यहां पे कौन सा सबस्ट्रेट पहले जुड़ेगा कौन सा बाद में जुड़ेगा इसका कोई मतलब वो नहीं है। एक ही सेल में जब पहली बार वो रिएक्शन चल रही है तब उसमें पहला सबस्ट्रेट जुड़ गया, सेम सेल के अंदर वही रिएक्शन दोबारा चलेगी तो दूसरा सबस्ट्रेट जुड़ गया। तो यहां पे इसका सबस्ट्रेट का जुड़ना और प्रोडक्ट का रिलीज होना बिल्कुल रैंडम बात है, तो इसलिए हम इसे रैंडम सीक्वेंशियल मल्टीपल सबस्ट्रेट रिएक्शन कहते हैं। अब इसके अंदर लिखने में एक लाइन आ जाएगी खाली कि बोथ सबस्ट्रेट्स bind randomly and both both products released randomly। तो इसको हम कहते हैं रैंडम सीक्वेंशियल। अब इसमें एक एग्जांपल भी समझना पड़ेगा। देखो एग्जांपल अपने को चाहिए, एग्जांपल में एक तो चाहिए एंजाइम। इस बार जो हमारा एंजाइम है वो क्रिएटिन काइनेज बोल दो या क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज बोल दो, और ये एंजाइम अपन ने आइसो एंजाइम के कैटेगरी के अंदर पढ़ा था। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर एंजाइम है। इसकी जो सेकंड फॉर्म है एमबी फॉर्म, मसल ब्रेन वाली फॉर्म, वो विदिन 4 से 6 घंटे ब्लड के अंदर आ जाती है यदि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है किसी को, तो बाद में बात करेंगे, या पुराना वाला लेक्चर देख लो आप। अब इस एंजाइम के साथ में जो सबस्ट्रेट है, एक सबस्ट्रेट है वो तो है एटीपी, और जो दूसरा सबस्ट्रेट है वो है क्रिएटिन। अब मैं यहां पे सबस्ट्रेट 1 और सबस्ट्रेट 2 नहीं लिख रहा, क्योंकि वो लिखेंगे ना अपन तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ यही सबस्ट्रेट 1 है, इसलिए उसको वैसे ना लिख करके सिंपली ऐसे लिख देते हैं। बाकी अपन समझ लेते हैं क्लीलैंड मॉडल इसका। तो भाई क्लीलैंड मॉडल क्या कहता है इसका? इसका क्लीलैंड मॉडल ये कहता है कि जो एंजाइम है, सॉरी इवन क्यों लगा दिया मैंने, देखो इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं। एंजाइम वापस लास्ट में एंजाइम की फॉर्म में तो निकल नहीं वाला, अपने को पता है, तो ऐसे लिख लिया। अब क्लीलैंड मॉडल ये कहता है कि ऐसा हो सकता है कि पहले एटीपी जुड़े, ठीक है, उसके बाद में यहां पर क्रिएटिन जुड़े। तो जब ऐसा हो जाएगा तो बनने वाला है यहां पे एंजाइम, एटीपी, क्रिएटिन।
टर्नरी कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद में जब प्रोडक्ट निकलने की बात आएगी तो हो सकता है कि यहां पर एडीपी निकले, और उसके बाद में यहां पे फॉस्फोक्रिएटिन निकले, फॉस्फोक्रिएटिन, और फिर एंजाइम वापस अलग हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले यहां पर क्रिएटिन जुड़े, उसके बाद यहां पर एटीपी जुड़े, तो भी कॉम्प्लेक्स तो यही बनने वाला है। फिर जब निकलने की बात आए तो हो सकता है कि पहले क्रिएटिन या फॉस्फोक्रिएटिन निकले, फॉस्फोक्रिएटिन, फिर एडीपी निकले, और एंजाइम जो है वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाए। अब आपको मतलब इसमें आपको ऐसे लग सकता है कि सर ने पहले एटीपी लिखा तो एडीपी को निकाला। भाई बिल्कुल कंफ्यूज मत हो लो, ऐसे कर दो, पहले फॉस्फोक्रिएटिन को निकाल दो और उसके बाद में एडीपी को निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और नीचे वाले में भी ऐसे मत सोचना कि पहले क्रिएटिन को आपने ऐड किया तो पहले फॉस्फोक्रिएटिन निकला, लो एडीपी निकाल देते हैं। ये बिल्कुल रैंडम है, इसलिए मतलब कुछ भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉस्फोक्रिएटिन आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को अपन कहते हैं रैंडम सीक्वेंशियल। अब इसके लिए अपन लाइन वीवर बर्क एक प्लॉट देखते हैं, लाइन वीवर प्लॉट। इस लाइन वीवर प्लॉट की एक खास बात बताऊं मैं आपको, पहले तो जितनी भी ये सीक्वेंशियल वाली रिएक्शंस होंगी ना, उनके अंदर टर्नरी कॉम्प्लेक्स तो बनेगा ही बनेगा। ये देखो यहां पर भी बना है और यहां पर ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ये तो बनना कंपलसरी है क्योंकि सारे सबस्ट्रेट ही जुड़ेंगे पहले आकर के, तो टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो उस टर्नरी कॉम्प्लेक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा यहां पे, जब हम 1 अपॉन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं और उसमें भी एक सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना है, दूसरे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखना है, और इधर जब अपन 1/V0 लेंगे तो ये तो मान लो एक सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे है, फिर उसके बाद में जो दूसरी लेंगे वो ऐसे आएगी, तीसरी लेंगे तो वो ऐसे आएगी। इसमें खास बात यह है कि जब हम पहले सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं तो दूसरी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि ये 1/S1 लिखा है ना, ये देखो उल्टा, इधर जाओगे तो एक्चुअली सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, और जब सबस्ट्रेट 1 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो 2 की तो बढ़ेगी ना, ये इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। इसमें एक पॉइंट आता है जहां तीनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स टर्नरी कॉम्प्लेक्स। यही तो है जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करे, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट 1 सबस्ट्रेट 2 कॉम्प्लेक्स को। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि इसमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आप समझ लेना कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ी कैसे घटी। देखो हम 1/S1 ले रहे हैं इसके ऊपर, 1/S1 का मतलब हो गया कि उल्टा करना है, अगर इधर जाओगे तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन सब इसकी 1 की कम होने वाली है, क्योंकि जितना आगे बढ़ोगे 1 को उतने ज्यादा नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं अपनी दूसरी और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। या इसको कहते हैं पिंग पोंग रिएक्शन, पिंग पोंग रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट या पिंग पोंग रिएक्शन क्या है ये देखिए, बात करते हैं अपन। तो इसका जो सबसे पहला और की फीचर है वो ये है कि यहां पे प्रोडक्ट्स start to release before all substrates bind। सारे सबस्ट्रेट जुड़ जाएं उससे पहले प्रोडक्ट निकलना चालू हो जाता है। अब इसमें क्या आएगा, इसके अंदर आने वाला है ऑल ट्रांस एमिनेशन रिएक्शंस। जितनी भी ट्रांस एमिनेशन रिएक्शंस होती है ना, जहां एमिनो ग्रुप को कीटो एसिड के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, वो सारी की सारी रिएक्शन है वो इसी के अंदर आती है। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझा देता हूं, एकदम आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एग्जांपल समझो, अपन एक तो ले लेते हैं एंजाइम, और एंजाइम का नाम है एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज। एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम है। अब एक सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट का नाम है एस्पार्टेट। एस्पार्टेट एमिनो एसिड है, एस्पार्टेट। अच्छा, मैं आपको समझाने के पर्पज से एक काम करता हूं, एंजाइम को तो ऐसे लिख लेता हूं ई फॉर एंजाइम। एस्पार्टेट है, इसको ऐसे लिख लेता हूं एएसपी यानी एस्पार्टेट, और इसके ऊपर एक एमिनो ग्रुप है वो दिखा देता हूं कि ये वाला अमीनो ग्रुप है वो डोनेट होने वाला है। और एक और जो सबस्ट्रेट है वो है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, इसको अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड को मैं एक बार ऐसे दिखा देता हूं, अल्फा के दिखा देता हूं। ये कीटो ग्लूटेरिक है, इसके अंदर इसमें कीटोन ग्रुप होता है, तो उसको मैंने ऐसे दिखा दिया। ये तीन चीजें समझ में आ गई। अब आगे क्या काम अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ई फॉर एंजाइम। एंजाइम, ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम पहले एस्पार्टेट को पकड़ेगा, और ये एक लाइन खींच लेते हैं, और लास्ट में तो अपने को पता ही है कि एंजाइम वापस ही निकलेगा, तो इसको अभी ऐसे दिखा देते हैं पहले ही। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम सबसे पहले एस्पार्टेट को पकड़ता है, और एस्पार्टेट के पास में उसका NH3 ग्रुप है। जब ये एस्पार्टेट के साथ में जुड़ेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें एस्पार्टेट होगा अपने एमिनो ग्रुप के साथ में, और एंजाइम होगा। ठीक है, ऐसे करके ये हो गया। अब अगली रिएक्शन में क्या होता है कि ये एंजाइम जो है ना, ये एस्पार्टेट को कहता है कि तू मुझे अपना अमीनो ग्रुप मेरे को दे दे, मैं रख लूंगा और तू निकल जा। जब एंजाइम एस्पार्टेट का अमीनो ग्रुप खुद ले लेता है तो एस्पार्टेट खुद एक कीटो एसिड बन जाता है, और उस कीटो एसिड का नाम है ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट खुद एक कीटो ग्रुप है। समझ में आया? यहां पर पहली रिएक्शन वैसे कंप्लीट हो गई, और पहले सबस्ट्रेट का कोई ग्रुप है वो एंजाइम के पास में है। अभी एंजाइम ने एस्पार्टेट को पकड़ा और कहा कि अपना अमीनो ग्रुप मुझे दे दो और तुम निकल जाओ। एस्पार्टेट निकल गया ऑक्जेलो एसीटेट की फॉर्म में। अब यहां पर एंट्री होती है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट की। अब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट आता है वो एमिनो ग्रुप मांगने के लिए। तो जब ये आएगा तो ये अल्फा कीटो के साथ में
एंजाइम जुड़ जाएगा, फिर से एक बाइनरी कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे इसको, टर्नरी तो नहीं बोल सकते क्योंकि एमिनो ग्रुप है, वो कोई सबस्ट्रेट नहीं है, ये एक ग्रुप है खाली, ये ऐसे जुड़ जाएगा। जब ट्रांसफर होता है एमिनो ग्रुप का अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड के ऊपर, तो इसमें से बाहर निकलेगा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट भी बोल दो। और इस ग्लूटामिक एसिड के पास में एमिनो ग्रुप किसका है? एस्पार्टेट का है स्टार्टिंग से। और जो एंजाइम है वो एंजाइम अपना ई की फॉर्म में वापस से निकल जाता है। तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट या पिंग पोंग रिएक्शन। और इस पिंग पोंग रिएक्शन के अंदर कहीं पर भी टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं बना है। पहला सबस्ट्रेट जुड़ा, अपना कोई ग्रुप छोड़ के वापस निकल गया कोई और फॉर्म में, फिर दूसरा सबस्ट्रेट आया, पहले वाले का ग्रुप लिया, वो निकल गया। टर्नरी कॉम्प्लेक्स कहीं पर भी इसमें नहीं बनता। आराम से देख लो, समझ लो। ऐसी जो रिएक्शन है, इसके लिए जो लाइन वीवर बर्क प्लॉट बनता है, उसमें कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं आएगा। कल को आपसे यही पूछ ले, ठीक, हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ 1 डिवाइडेड बाई सबस्ट्रेट 1 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो मतलब रियल में ये घटेगी क्योंकि ये 1 बाई है ना, और दूसरी तरफ 1 बाई V0 लेना ही है। ये मान लो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे आया, तो उसके बाद में दूसरा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे घटेगी ऐसे ही आएगा, और इस साइड में आने पर सबस्ट्रेट 2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। ये पिंग पोंग रिएक्शन के लिए लाइन वीवर बर्क का प्लॉट होता है अपने पास में इस तरीके का। तो भाई ये है अपने पास में रिगार्डिंग मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शंस बोल दीजिए, और इसमें पिंग पोंग रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन है उसके बारे में।